जय हिंद दोस्तों। बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज हम लोग खान सर के इस बुक से प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का डिस्कशन करने वाले हैं। इससे पहले साथियों हमने टोटल 5 प्रैक्टिस सेट को कवर किया है और इसके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो चलिए साथियों, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 6 में जीके जीएस से टोटल 50 सिलेक्टेड क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो साथियों, आप सभी पूरा टेस्ट को ध्यान से लगाइए और आज के इस 50 क्वेश्चन में आप लोग कितने क्वेश्चन के सही से आंसर कर पाएंगे, ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। तो चलिए फ्रेंड्स, रात के 8 बज चुके हैं, फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी फ्रेंड्स को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कितने रुपये के नोटों की वापसी की घोषणा की है? चलिए, आप सभी क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर बताइए। भारतीय रिजर्व बैंक ने यानी कि आरबीआई ने कितने रुपये के नोटों की वापसी की घोषणा किया है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर जो ही बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। 2000 रुपये नोटों की वापसी की घोषणा किया है आरबीआई ने। अब देखिए, आरबीआई की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया था और साथ ही इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहाँ पर हाल ही में उड़ने वाली छिपकली की एक नई प्रजाति मिली है? सही जवाब है बी ऑप्शन, मिजोरम में। ध्यान रखना है, हाल ही में मिजोरम में उड़ने वाली छिपकली की एक नई प्रजाति का पता चला है। आगे देखिए, डिजिटल सेवाओं के लिए लॉन्च किया गया हिम डेटा पोर्टल का संबंध किस राज्य से है? इस पर आप सभी स्टार मार्क कर लीजिए, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हिम डेटा पोर्टल जो है ये किसके लिए है? डिजिटल सेवाओं के लिए। और ये जो लॉन्च किया गया है किस राज्य के द्वारा? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताइए। मध्य प्रदेश को ध्यान रखना है, इसे टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। आगे देखिए, अग्नि का विशेषण क्या है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आप सभी आंसर कीजिए और साथियों आप लोग डेली टेस्ट को अटेंड कीजिए। ये जो टेस्ट है आपको डेली रात 8 बजे लाइव चैट के साथ मिल जाएगा और इसका पीडीएफ अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग जाकर बिल्कुल फ्री में इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो साथियों, अग्नि का विशेषण बताना है, यहाँ पर क्या होगा? सही जवाब है आग्नेय। ये क्या है? अग्नि का विशेषण है। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला था? ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो साथियों, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था उनकी रचना उर्वशी के लिए। तो यहाँ पर जो ही बच्चे ऑप्शन सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है उनकी रचना उर्वशी के लिए। और साथियों, ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है किस क्षेत्र में दिया जाता है तो इसे भी नोट कर लीजिए। ये पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। आगे देखिए, व्याकुल शब्द का संधि विच्छेद क्या है? और देखिए, अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा। तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, यहाँ पर बताना है व्याकुल का संधि विच्छेद क्या होगा? सही जवाब है वी प्लस आकुल। आगे देखिए, कौन सा तत्व सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी होता है?
तो साथियों इसका सही जवाब है बी ऑप्शन सल्फर। याद रखिएगा, सल्फर जो है सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी होता है। माँ का दूध शिशु के लिए लाभदायक होता है क्योंकि, तो चलिए इसका आंसर बता देते हैं। माँ का दूध शिशु के लिए लाभदायक होता है क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी यहाँ पे देखिए इसका आंसर हो जाएगा, इसमें एंटीबॉडी होते हैं। तो बी ऑप्शन में दिया गया है, इसमें एंटीबॉडी होते हैं। चलिए आगे देखिए, ऑस्ट्रेलिया में प्रभंजन यानी कि हरिकेन का एक अन्य नाम क्या है? तो साथियों ऑस्ट्रेलिया में प्रभंजन यानी हरिकेन एक अन्य नाम क्या है? तो आप याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया में हरिकेन को विली विली कहा जाता है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पूछे तो कैनबरा है। क्या है? कैनबरा, ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। और ऑस्ट्रिया की राजधानी पूछे तो वियना है, इसे भी ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है? देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोगों ने व्याकरण में पढ़ा होगा। टोटल अंतःस्थ व्यंजन जो होते हैं 4 होते हैं। कौन कौन से? या, र, ला और व, ये 4 अंतःस्थ व्यंजन है। तो देखिए बी ऑप्शन में दिया गया है अंतःस्थ व्यंजन या, र, ला और व, याद रखिएगा। और एक होता है ऊष्म व्यंजन, ये भी 4 होता है। कौन कौन सा? तो तालव स, मूर्धन स, दंत स और ह, ये क्या है? 4 ऊष्म व्यंजन है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? और साथियों जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको सेशन थोड़ा बहुत भी पसंद आ रहा है तो आप सभी सेशन को साथ में लाइक करते चलिए। और इस क्लास के साथ साथ आप लोग डेली शाम 7:30 बजे की क्लास को ज़रूर देखिए। ये क्लास भी बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। ये आपको मेरे दूसरे चैनल पर मिल जाएगा। उस चैनल का नाम है दिवाकर स्टडी IQ। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, आप लोग जाकर देख लीजिएगा, दिवाकर स्टडी IQ। तो कौन सा शब्द तत्सम है? इसका यहाँ पर सही जवाब है अग्र। कौन सा शब्द आँख का पर्यायवाची नहीं है? तो आँख का पर्यायवाची नहीं बताना है, कौन सा है? इसका सही जवाब है अतुल। ये आँख का पर्यायवाची नहीं है। बाकी चक्षु, दृग, अक्षी, ये सभी आँख का क्या है? पर्यायवाची है। उचित विलोम शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पे देखिए एक शब्द दिया गया है अर्वाचीन, इसका विलोम बताना है यानी उल्टा क्या होगा? तो साथियों यहाँ पर अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी प्राचीन। पंच शब्द का अनेकार्थी शब्द इनमें से कौन नहीं है? चलिए सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर बता देते हैं। पंच का देखिए अनेकार्थी यहाँ पे पंचानन नहीं होगा। बाकी निर्णय करने वाला, ग्राम सरपंच, 5, ये सभी क्या है? पंच शब्द का अनेकार्थी शब्द है। निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह हेतु एक शब्द है? यानी पीछे चलने वाला शब्द के लिए कौन सा एक शब्द प्रयुक्त होगा? तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा अनुगत। अनु का मतलब होता है पीछे, गत मतलब होता है जाना यानी चलना। तो पीछे चलने के लिए एक शब्द है अनुगत। जलधि में कौन सा समास है? तो साथियों जलधि में कौन सा समास है? इसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास। यहाँ पर बी ऑप्शन में दिया गया है तत्पुरुष समास। 3 लोक से मथुरा न्यारी का अर्थ क्या है? तो देखिए साथियों 3 लोक से मथुरा न्यारी का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है सबसे निराला।
प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कारपूर्ण वर्णन किस अलंकार का एक लक्षण है? चलिए सेलेक्टेड क्वेश्चन आंसर बताइए। प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कारपूर्ण वर्णन किस अलंकार का लक्षण है? तो याद रखिएगा ये अनुमान यहाँ पर इसका सही जवाब है। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? ये क्वेश्चन 1 अक्टूबर को फर्स्ट शिफ्ट एग्जाम में पूछा गया था। पाटलिपुत्र का संस्थापक सही जवाब है उदयन। पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। उदयन के पिता का नाम था अजातशत्रु। यहाँ पे लिख देते हैं अजातशत्रु, और अजातशत्रु के पिता का नाम था बिंबिसार, जो कि हर्यक वंश का संस्थापक था। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी और अजातशत्रु की हत्या उनके पुत्र उदयन ने किया था। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? चलिए अच्छा क्वेश्चन आंसर बताइए। विश्व का पहला गणतंत्र जो है वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो साथियों ये लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, लिच्छवी। गुप्त वंश की स्थापना किसने किया था? श्रीगुप्त ने। मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य वंश का आखिरी शासक पूछे, वृहद्रथ था। वृहद्रथ। मौर्य वंश के बाद आता है शुंग वंश, जिसकी स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने किया था। नंद वंश का आखिरी शासक पूछे तो घनानंद था, जिसको पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठा था। नंद वंश की स्थापना किया था महापद्मनंद ने। महापद्मनंद ने नंद वंश की स्थापना किया था और नंद वंश का आखिरी शासक था घनानंद, जिसको पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठा और मौर्य वंश की स्थापना होती है। यानी कि आपको क्रम ध्यान रखना है, नंद वंश, मौर्य वंश, फिर शुंग वंश। सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? तो देखिए इसका सही जवाब है विलियम जोन्स। अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो साथियों अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो याद रखिएगा जेम्स प्रिंसेप ने। यहाँ पर पहला ऑप्शन में दिया गया है। आप लोग कमेंट करके बताइए कब पढ़ा था। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? हुमायूं किनका पुत्र था? बाबर, जिन्होंने 1526 में मुगल वंश की स्थापना किया था। तो हुमायूं ने जो चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण किया था, कब किया था? तो 1532 में किया था। याद रखिएगा कब? 1532 में। और ये जो चुनार दुर्ग है ये कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में है चुनार दुर्ग। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? जगदीशपुर बिहार में पड़ता है, यानी कि बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, ये आपको बताना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, वीर कुंवर सिंह ने। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो याद रखिएगा कमल और रोटी या फिर कमल और चपाती। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ पर प्रारंभ किया था? ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, चंपारण में किया था। कब? तो 1917 में। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सी पर्वत श्रृंखला जो कि यूरोप में है? तो याद रखिएगा ये है कौन सा? तो ये है आल्प्स, जो कि यूरोप में स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ के समीप स्थित है।
यानी ग्रेट बैरियर रीफ किसके समीप स्थित है? तो आसान क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया के समीप स्थित है। किस संविधान संशोधन बिल के द्वारा वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया? तो ये किया गया 61वां संशोधन 1989 के द्वारा। याद रखिएगा 61वां संशोधन कब हुआ था? तो 1989 में। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? तो काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है। और वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो D.Y. चंद्रचूड़, जो कि 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश है। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला है। और वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रहा है? तो 17वीं लोकसभा। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल, सभी ऑप्शन को पढ़िए। तो देखिए राज्यसभा जो है ये एक अस्थाई सदन है, यानी कि इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, यानी समाप्त नहीं हो सकता है। तो देखिए ए ऑप्शन में है 2 वर्ष में एक बार समाप्त हो जाता है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये कभी भी समाप्त नहीं होता है। प्रत्येक 5 वर्ष में समाप्त हो जाता है, ये भी गलत है। प्रत्येक 6 वर्ष में समाप्त हो जाता है, ये भी गलत है। ये समाप्त होने का विषय नहीं है। राज्यसभा में होता क्या है? तो प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर 1/3 सदस्य हटते हैं और नया 1/3 सदस्य इसमें शामिल होता है। राजकोषीय घाटा क्या है? तो साथियों राजकोषीय घाटा क्या है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व, ये राजकोषीय घाटा है। इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध किससे है? तो इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, इन सभी से है। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात, जिसको CRR कहा जाता है, इसमें कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर क्या प्रभाव होगा? सही जवाब है वृद्धि होगा। राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? तो साथियों राधा मोहन कप का संबंध जो है ये पोलो से है। किससे है? पोलो से। और पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष का मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? तो साथियों विरूपाक्ष का मंदिर जो है ये कहाँ पर है? तो याद रखिएगा हम्पी में है। और हम्पी कहाँ पर पड़ता है? कर्नाटक में। बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ पर प्राप्त हुआ था? तो महात्मा बुद्ध को परिनिर्वाण यानी कि मृत्यु जो प्राप्त हुआ था ये कुशीनगर में। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, कुशीनगर में। बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो लुम्बिनी नेपाल में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित था? चलिए 37 के लिए आंसर बताइए। और देखिए जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करें और सेशन को शेयर करना ना भूलें। तो विजयनगर राज्य जो है तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित था। विजयनगर राज्य की स्थापना 1336 में किया गया था हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों के द्वारा। भारत में राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा कब ग्रहण किया गया? तो हमारा जो राष्ट्रगान है जन गण मन,
जिसके रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर है। तो जन गण मन को संविधान सभा द्वारा कब ग्रहण किया गया? तो 24 जनवरी 1950 को। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और राष्ट्रगान को पहली बार कब गाया गया था? तो 27 दिसंबर, याद रखिएगा 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान को गाया गया था। भारत का संविधान लिखा गया था। तो भारत का संविधान जो है ये लिखा गया था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में। तो कौन सा ऑप्शन होगा? 2 वर्ष तो होगा नहीं, 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम अवधि में। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। देख लीजिए 2 वर्ष 11 महीना लगा था, यानी 2 वर्ष से अधिक लेकिन 3 वर्ष से कम अवधि में। संविधान के किस अनुच्छेद का प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को आरंभ किया है? तो किस आर्टिकल के अंतर्गत? याद रखिएगा अनुच्छेद 18 के अंतर्गत। अनुच्छेद 17 में क्या है? तो अस्पृश्यता का अंत किया गया है, यानी कि छुआछूत के उन्मूलन से संबंधित है अनुच्छेद 17। निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है? सही जवाब है किन्नौर जिला। पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, यह कथन किसका है? तो ये कथन जो है जे.बी. से का है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो साथियों एक होता है भारत सरकार का, एक राज्य सरकार का। तो भारत सरकार का जो प्रथम विधि अधिकारी होता है वो महान्यायवादी होता है, जिसको अटॉर्नी जनरल कहा जाता है। और महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है आर्टिकल 76 के तहत में। याद रखना है महान्यायवादी की नियुक्ति के बारे में आर्टिकल 76 में बताया गया है। और वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? तो आर वेंकट रमनी वर्तमान में कौन है? भारत के महान्यायवादी है। और राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी पूछे कौन होता है? तो महाधिवक्ता, इसे भी याद रखिएगा महाधिवक्ता, जिसे एडवोकेट जनरल भी कहा जाता है। तो केंद्र सरकार का पूछे महान्यायवादी और राज्य सरकार का पूछे तो महाधिवक्ता। निम्न में से किसे राज्यपाल द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? तो मुख्यमंत्री, महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग, इन सभी की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। जबकि उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा नहीं होता है। राज्यसभा का सभापति चुना जाता है। तो राज्यसभा का जो सभापति होता है संसद के सभी सदस्य के द्वारा चुना जाता है। डिएगो गार्सिया कहाँ पर स्थित है? तो साथियों डिएगो गार्सिया जो है ये हिंद महासागर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है? सही आंसर है व्यापार नीति, ये राजकोषीय नीति का घटक नहीं है। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य क्या था? तो साथियों मौर्य काल में सीता का मतलब क्या था? तो राजकीय भूमि से प्राप्त आय, इसे ही सीता कहा जाता था। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। निम्नांकित में से कौन राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार है? कानूनी सलाहकार यानी प्रथम अधिकारी, प्रथम विधि अधिकारी। तो राज्य सरकार का अभी हमने आपको बताया था प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? महाधिवक्ता, जिसको एडवोकेट जनरल भी कहा जाता है। और महान्यायवादी ये भारत सरकार का प्रथम कानूनी सलाहकार होता है। तो फिलहाल यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है।
आखिरी क्वेश्चन है वायु एक क्या है। इसका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट करके बताना है। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। अगर सेशन पसंद आया हो तो जाने से पहले सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और साथ में कमेंट करके बता दीजिए आपने आज के इस 50 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन के सही आंसर दिए हैं।